हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी मास्टर। दिस इज़ द सीरीज ऑफ इंडियन पॉलिटी और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे पार्लियामेंट का टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसा कि हमें पता है, हमारी पार्लियामेंट हमारी यूनियन गवर्नमेंट की एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन है। इट मीन्स जितने भी लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स होंगे, जितना भी लेजिस्लेचर का काम होगा, वो सारा हमारा पार्लियामेंट देखेगी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 के आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक क्या डील कर रहे हैं? हमारे पार्लियामेंट की ऑर्गेनाइजेशन, कंपोजिशन, उसकी ड्यूरेशन, उनमें कौन ऑफिसर्स होंगे, उनका क्या प्रोसीजर होगा, कैसी पार्लियामेंट की पावर्स होंगी, उनके क्या प्रिविलेजेस होंगे, इन सब चीज़ों के साथ ये आर्टिकल डील करते हैं। फिर हम देखेंगे हमारी पार्लियामेंट का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। हमारे संविधान के अकॉर्डिंगली जो हमारी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला प्रेसिडेंट, दूसरा काउंसिल ऑफ स्टेट्स, तीसरा द हाउस ऑफ पीपल। अब 1954 में इनके कुछ हिंदी नेम्स आए, जैसे कि राज्यसभा, लोकसभा, इनके नाम लिखे गए। काउंसिल ऑफ स्टेट्स का नाम रखा गया राज्यसभा और हमारे हाउस ऑफ पीपल को नाम दिया गया लोकसभा का। अब जो राज्यसभा है उसको अपर हाउस भी कहते हैं, ठीक है, और जो हमारी लोकसभा है उसको लोअर हाउस कहते हैं। और लोकसभा का एक और नाम रखा गया, वो था हमारा फर्स्ट चैम्बर, और राज्यसभा को कहा गया सेकंड चैम्बर या फिर हाउस ऑफ एल्डर्स। अब जो हमारी राज्यसभा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? वो हमारी इंडियन यूनियन की जितनी भी स्टेट्स हैं, जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं, उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। दूसरी तरफ जो हमारी लोकसभा है वो हमारे इंडिया के लोगों को एज अ होल रिप्रेजेंट करती है। ये तो बात हो गई हमारे लोकसभा और राज्यसभा की। अब हम देखते हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। अब जो हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो इन दोनों ही हाउस में से किसी के भी मेंबर नहीं है। ना वो राज्यसभा में कोई मीटिंग अटेंड करते हैं, वहाँ पे बैठते हैं, ना उसके मेंबर हैं, ना ही वो लोकसभा के मेंबर हैं, ना पे वहाँ पे कोई मीटिंग अटेंड करते हैं। बट फिर भी वो पार्लियामेंट का एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है, क्योंकि दोनों ही हाउसेस में, पार्लियामेंट के दोनों ही हाउसेस, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, अगर उसमें कोई बिल पास होता है तो उस बिल वो तब तक लॉ नहीं बनेगा जब तक उसके ऊपर प्रेसिडेंट की असेंट नहीं होगी, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर्स नहीं होंगे। बिना प्रेसिडेंट के साइन के अगर कोई भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट कोई बिल पास कर रहा है तो वो क्या है, लॉ नहीं बन सकता। उसके ऊपर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होने मैंडेटरी है। अब हमारे प्रेसिडेंट कुछ और फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं, जैसे कि वो किसी भी हाउसेस को क्या है, समन या फिर प्रोरोग कर सकते हैं, या फिर वो लोकसभा को डिसॉल्व करने की पावर रखते हैं, या फिर अगर कोई भी हाउस है उसको एड्रेस करना है, चाहे राज्यसभा हो लोकसभा हो, वो कौन एड्रेस करेगा, हमारे प्रेसिडेंट करेंगे। कोई भी ऑर्डिनेंस इशू करना है किस केस में, जहाँ पे हमारे हाउस क्या है वो सेशन में नहीं है, वो पावर भी हमारे प्रेसिडेंट के हाथ में है। अब ये जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये हमने कौन सी कंट्री से इंस्पायर होकर लिया है? हमारे ब्रिटेन से। अब ब्रिटेन में क्या है, उनकी पार्लियामेंट कैसे चलती है, उसमें एक क्राउन है, इट मीन्स एक या तो किंग होंगे या तो क्वीन होंगे। फिर क्या है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स है जिसको हम अपर हाउस कह रहे हैं। फिर है हाउस ऑफ कॉमन्स, मीन्स लोअर हाउस हो गया। जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, राज्यसभा और लोकसभा, उसी तरह वहाँ पे क्या है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स। अब हमारे इंडिया में क्या है, हमारे यहाँ है प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट, मींस पार्लियामेंट में कौन है, हमारे प्रेसिडेंट एक इंटीग्रल पार्ट है। उसी तरीके से ब्रिटेन में क्या है, क्राउन इन पार्लियामेंट, इट मींस उनकी पार्लियामेंट कौन इंक्लूडेड है, वहाँ के किंग या फिर वहाँ के क्वीन। तो ये था हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट। अब हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ टू हाउसेस की। तो सबसे पहला हाउस है हमारा राज्यसभा। कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा को देखते हैं। हमारे राज्यसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, इट मीन्स जो टोटल मेंबर्स होंगे वो होंगे 250। उसमें से अब 238 जो भी होंगे वो क्या होंगे, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स होंगे और यूनियन टेरिटरीज से लिए जाएंगे वो मेंबर्स। और ये जो भी मेंबर्स हैं ये क्या है, ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, मतलब जो इनका इलेक्शन हुआ है वो लोगों ने नहीं किया है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर आएंगे। अब जो बचे हुए 12 मेंबर्स हैं वो क्या है, वो प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। अब अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन देखें तो राज्यसभा में टोटल मेंबर्स हैं हमारे 245 मेंबर्स,
जिसमें से 229 मेंबर्स जो हैं वो हमारी स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और 4 मेंबर हमारी यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट करते हैं और 12 मेंबर वही लोग होंगे जो हमारे क्या है प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे। फिर हम देखते हैं जो हमारी राज्यसभा की सीट्स हैं वो कैसे हमारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में एलोकेट की जाएगी, इससे कौन डील कर रहा है। हमारे संविधान का 4th शेड्यूल इस चीज़ से डील करता है। तो फर्स्ट पॉइंट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स। अब जितने भी हमारे राज्यसभा में स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो कैसे इलेक्ट किए जाएंगे। जो भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वही हमारे राज्यसभा के रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स को इलेक्ट करेंगे। मींस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के नॉमिनेटेड मेंबर्स इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही हमारे राज्यसभा के रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स को चूज कर सकते हैं, उनको इलेक्ट कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि ये इलेक्शन होंगे कैसे। ये होंगे हमारे सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब जितनी भी हमारी सीट्स हैं जो कि राज्यसभा में मेंशन है वो हम कैसे अलॉट कर रहे हैं। हम हर स्टेट को उसकी पॉपुलेशन के बेसिस पे वहाँ की सीट्स अलॉट कर रहे हैं। इट मीन्स जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा है उसको नंबर ऑफ सीट्स भी ज़्यादा होंगी। जो भी स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा कि उनकी सीट्स क्या है या उनकी नंबर ऑफ सीट्स उनको कितनी मिलती है उनके पॉपुलेशन के बेसिस पे। फॉर एग्जांपल अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें तो वो कितना बड़ा हमारा स्टेट है, तो वहाँ के कितनी सीट्स बनती है हमारे राज्यसभा में, वो है 31 सीट्स। वहीं दूसरी तरफ अगर हम किसी छोटी स्टेट को देखें जैसे कि त्रिपुरा हो गई, तो वहाँ पे कितनी है राज्यसभा की, सिर्फ एक मेंबर है राज्यसभा में बैठने के लिए। वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव कितना है, सिर्फ 1 मेंबर। फिर अगर हम यूएसए के कंपैरिजन में देखें तो वहाँ पे कोई भी पॉपुलेशन का सिस्टम नहीं है। इट मीन्स वहाँ की स्टेट को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है वहाँ की सेनेट में। जैसे कि अगर सपोज यूएसए में 50 स्टेट्स हैं तो उनकी सेनेट में टोटल 100 मेंबर्स होंगे, 2 फ्रॉम ईच स्टेट। वहाँ पे उनकी सीट्स जो है उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग चेंज वेरी नहीं करती हैं जैसे कि हमारे इंडिया में है। सेकेंड पॉइंट है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। अब यूनियन टेरिटरी में रिप्रेजेंटेटिव को कैसे सिलेक्ट किया जाएगा, इनको भी इनडायरेक्टली ही इलेक्टेड किया जाएगा। कैसे, इनके लिए एक सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाएगा, उसमें कुछ मेंबर्स होंगे जो सिर्फ यूनियन टेरिटरी के इलेक्शन के लिए ही कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। अब ये इलेक्शन होंगे किस मेथड के द्वारा, वही सेम मेथड, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। फिर हम देखते हैं कि हमारी कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज है जिसको राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन मिला है। वो है हमारी दिल्ली, पुडुचेरी और हमारी जम्मू एंड कश्मीर। बाकी जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटी हैं, इसी कारण से उनको राज्यसभा में अभी तक कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है। फिर हम बात करेंगे राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर्स की। अब राज्यसभा में हमारे प्रेसिडेंट 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं जो कि डिफरेंट स्पेशल नॉलेज के बैकग्राउंड से आते हैं या फिर उनके पास कुछ ऐसी स्पेशल क्वालिटीज़ होती हैं, ऐसी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं जिनकी वजह से उनको हम राज्यसभा की मेंबरशिप के लिए ऑफर करते हैं। अब ये कौन कौन सी फील्ड से हो सकते हैं, जैसे कि आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस। अब इस चीज़ के पीछे क्या रीज़न था, राज्यसभा में ये कहा गया कि हम जितने भी एमिनेंट पर्सन हैं, जो भी लोग हैं जिन्होंने देश के लिए कुछ बहुत अच्छा किया है, उनको हम राज्यसभा में एक प्लेस देंगे बिना किसी प्रोसेस ऑफ इलेक्शन की। इट मीन्स उनको इलेक्शन लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रेसिडेंट उनको डायरेक्टली नॉमिनेट करेंगे राज्यसभा की मेंबरशिप के लिए। अगर अब इस चीज़ को यूएसए के कंपैरिजन में देखा जाए तो वहाँ की सेनेट में कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर इंक्लूड नहीं है। फिर हम बात करते हैं लोकसभा की कंपोजिशन की। लोकसभा में जो हमारी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, टोटल मेंबर्स हैं, वो हैं 552 जो कि फिक्स हैं। अब इसमें से 530 मेंबर्स वो हैं जो हमारी स्टेट को रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, 20 मेंबर्स वो हैं जो हमारी यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करते हैं और 2 मेंबर्स वो हैं जो हमारे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। बट अब ये चीज़ डिलीट हो गई है। इट मीन्स अब प्रेसिडेंट कोई भी 2 मेंबर्स नॉमिनेट नहीं करते हैं लोकसभा में। अगर अब प्रेजेंट सिचुएशन में देखा जाए तो लोकसभा में 545 मेंबर्स हैं, ठीक है, जिसमें से 530 मेंबर्स जो गए हैं
स्टेट्स के हैं और हमारे 13 मेंबर्स हमारे यूनियन टेरिटरीज के हैं। पहले हमारे 2 मेंबर हमारे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होते थे, बट अब वो डिलीट हो गए हैं। इट मीन्स 530 मेंबर स्टेट से, 13 मेंबर्स हमारे यूनियन टेरिटरी से। इट मीन्स टोटल जो मेंबर हो गए वो हो गए हमारे 543 मेंबर्स। फिर हम देखते हैं कि हमारे स्टेट्स का क्या रिप्रेजेंटेशन है। जो भी हमारे स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो क्या होंगे, हमारी लोकसभा में डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे। राज्यसभा में कैसे होते थे, इनडायरेक्टली। लोकसभा में हमारे डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे। जो भी हमारी इंडिया की जनता है, वहाँ की जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई है हर स्टेट में, वहाँ के लोग डायरेक्टली वोट करेंगे और हमारे स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करेंगे। अब जो इनका इलेक्शन का मेथड है वो किस पे बेस्ड है, हमारे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज में। इसमें क्या है, हर एक इंडियन सिटीजन जो कि 18 ईयर्स की एज से अबव है, जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है और उसको डिसक्वालीफाई नहीं किया गया है किसी भी प्रोविजन के तहत जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, या फिर किसी लॉ के तहत उसको डिसक्वालीफाई अगर नहीं किया गया है, तो वो क्या है, वोट डालने के लिए एलिजिबल है। पहले जो हमारी वोटिंग एज थी वो थी हमारी 21 ईयर्स, बट अब इसको कम करके 18 ईयर्स कर दिया गया था। किसके द्वारा, बाय 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1988 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। हमारे संविधान ने हमारी ये पार्लियामेंट को पावर दी है कि वो क्या है, कोई भी मैनर बना सकती है किस चीज़ के लिए, कि उनको यूनियन टेरिटरीज में से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को कैसे चूज करना है लोकसभा के लिए। ये पावर किसके पास है, ये है हमारी पार्लियामेंट के पास। इसी के चलते हमारी पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया, वो है यूनियन टेरिटरी एक्ट, जिस 1965, जिसमें क्या था, डायरेक्ट इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल। इट मीन्स कि लोकसभा में हम यूनियन टेरिटरीज से क्या है, डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा हम वहाँ पे के मेंबर्स, वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा नॉमिनेटेड मेंबर्स का। अब प्रेसिडेंट क्या है, 2 मेंबर्स को एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जो वहाँ से बिलोंग करते थे लोकसभा में नॉमिनेट करते थे पहले। ठीक है, ओरिजिनली इस प्रोविजन को कहा गया कि ये 1960 तक हम इसको चलाएंगे, बट फिर बाद में 95th अमेंडमेंट एक्ट 2009 के अकॉर्डिंगली इसको कहा गया कि हम 2020 तक इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। बट अगर हम प्रेजेंटली देखें, 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग कहा गया कि जो भी ये 2 मेंबर्स हमारे प्रेसिडेंट एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से लोकसभा में नॉमिनेट करते थे, वो चीज़ अब नहीं रही, इस चीज़ को डिलीट कर दिया गया। और जो लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी जो भी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का मेंबर्स को नॉमिनेट करते थे, वो चीज़ भी इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत, जो कि 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 है, उसके अकॉर्डिंगली उसको भी डिलीट कर दिया गया। अब हम डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ इलेक्शंस टू लोकसभा। अब हमें अगर लोकसभा के लिए इलेक्शन करवाने हैं तो वो कैसे होंगे, वो होंगे हमारे डायरेक्ट इलेक्शन। अब इन डायरेक्ट इलेक्शंस को करवाने के लिए हमें हर स्टेट को डिवाइड करना पड़ेगा टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में। अब इसके कुछ प्रोविजन दिए गए हैं हमारे संविधान में, वो क्या है, फर्स्ट है, each state is allotted a number of seats in the Lok Sabha in such a manner that the ratio between that number and its population is same for all states. This provision does not apply to state having a population of less than 6 million. इस प्रोविजन में बोला गया कि हर एक स्टेट को हम इतनी सीट्स देंगे, इतने नंबर ऑफ सीट्स देंगे लोकसभा में, इस तरीके से कि अगर हम रेशो निकालें उस सीट का और उस स्टेट की पॉपुलेशन का, तो वो हर स्टेट के लिए वो रेशो क्या है, सेम होगी। बट ये जो प्रोविज़न है ये कौन से स्टेट्स में अप्लाई नहीं होगा, जहाँ की पॉपुलेशन 6 मिलियन से कम है। इट मीन्स अगर किसी भी स्टेट की पॉपुलेशन 6 मिलियन से ज़्यादा होगी तो वहीं पे ये टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रोविज़न अप्लाई होगा, जो कि ये कहता है कि हमारी नंबर ऑफ सीट्स और हमारी पॉपुलेशन की रेशो क्या है, हर स्टेट के लिए सेम होनी चाहिए। फिर दूसरा प्रोविजन क्या कहता है कि ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी इन सच अ मैनर दैट द रेशियो बिटवीन पॉपुलेशन ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड द नंबर ऑफ सीट्स अलॉटेड टू इट इज सेम थ्रू आउट द स्टेट। इसमें वो कह रहा है कि एक स्टेट को हम इस तरीके से डिवाइड करेंगे हमारी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में कि अगर हम रेशियो निकालें किसके बीच में, उस
एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की पॉपुलेशन और वहाँ की जो सीट्स अलॉट की गई है उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, अगर इन दोनों का रेशो निकाले तो उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर सारे हमारी जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनका रेशो क्या है, सेम होना चाहिए। इस तरीके से हम अपनी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिवाइड करेंगे, स्टेट को डिवाइड करेंगे। अगर हम सिंपल वर्ड्स में इस बात को कहें कि हमारे संविधान में ये इंश्योर किया गया है कि जो भी हम रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, हमारी लोकसभा में सीट्स को अलॉट कर रहे हैं, उसमें क्या है, एक यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए। अब ये यूनिफॉर्मिटी कैसे होगी कि हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की भी यूनिफॉर्मिटी ला रहे हैं कि उनकी रेशो सेम होनी चाहिए, और हम किसी एक स्टेट के अंदर जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके अंदर भी क्या है, एक यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ की रेशो भी क्या है, सेम होनी चाहिए। फिर है हमारा टॉपिक रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। पहली चीज़ जो इसमें कही गई है वो कहा गया है कि हर एक सेंसस के बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारे लोकसभा में हम सीट्स की एलोकेशन करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सीट्स को डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में कितनी कितनी सीट मिलनी चाहिए, या फिर उस स्टेट के अंदर हम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैसे सीट्स को डिवाइड करेंगे, उस चीज़ में हम क्या करते हैं, रीएडजस्टमेंट करते हैं हमारे हर सेंसस के बाद। अब ये जो रीएडजस्टमेंट का प्रोसेस है ये कौन सी अथॉरिटी करेगी और इसका मैनर क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा, किस तरीके से ये काम किया जाएगा, इस चीज़ की पावर किसके हाथ में है, इसको कौन डिसाइड करेगा, वो करेगी हमारी पार्लियामेंट। और इसी के चलते हमारी पार्लियामेंट ने एक एनेक्ट किया है, हमारा एक्ट वो है डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट, जो कि 1952 में आया, फिर 1962 में आया, 72 में आया और 2002 में भी आया। फिर आया हमारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, जिसने ये कहा कि जो भी हम लोकसभा में क्या कर रहे हैं, एलोकेशन ऑफ सीट्स कर रहे हैं स्टेट के लिए, या फिर हम हर एक स्टेट में टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिवाइड कर रहे हैं 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंगली, उस चीज़ को हमें क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा 2000 ईयर तक के लिए। अब ये जो बैन लगाया गया था रीएडजस्टमेंट के ऊपर, ठीक है, इसको एक्सटेंड किया गया अगले 25 सालों के लिए, किसके द्वारा, बाय द 84th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2001। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जो भी लोकसभा में सीट्स थी वो क्या थी, पॉपुलेशन के बेसिस पे दी जा रही थी। इट मीन्स जैसे ही हमारे सेंसस में पॉपुलेशन एडजस्ट होगी वैसे ही उसके अकॉर्डिंगली हमारी एलोकेशन सीट्स भी एडजस्ट हो रही थी। तो क्या हुआ कि कुछ राज्यों को ऐसा लगेगा कि अगर हमें लोकसभा में अपनी इम्पोर्टेंस, अपने स्टेट की इम्पोर्टेंस को इंक्रीज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिसकी वजह से हमारे स्टेट की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाए, तभी हमारी नंबर ऑफ सीट्स भी इंक्रीज होंगे। तो इस पॉपुलेशन को लिमिट करने के लिए कि कहीं जो स्टेट्स हैं वो इस तरीके की चीज़ें ना करें, पॉपुलेशन लिमिटिंग मेजर्स करने के लिए उन्होंने क्या किया, इस चीज़ पे बैन लगा दिया। फिर आया हमारा 84th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2001, जिसने ये हमारी गवर्नमेंट को पावर दी कि अगर आपको रीएडजस्टमेंट करना है, ठीक है, तो आप किस बेसिस पे कर सकते हो, आप टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी के लेवल पे अपनी सीट्स को रीएडजस्ट कर सकते हो। इट मीन्स जो भी एक स्टेट को लोकसभा में एक टोटल सीट्स मिलने वाली है वो नंबर ऑफ सीट्स तो सेम ही रहेंगी, बट जो उस स्टेट के अंदर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी को सीट मिलने वाली थी उसमें आप क्या कर सकते हो, रीएडजस्टमेंट ला सकते हो। और ये कौन से सेंसस के बेसिस पे होगा, ये होगा हमारे 1991 के सेंसस के बेसिस पे। फिर आया हमारा 87th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003, जिसने कहा कि आप जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिलिमिटेशन लेके आ रहे हो, इट मीन्स अपनी सीट्स को एडजस्ट कर रहे हो, अब वो क्या है, 1991 के जो सेंसस है उसके बेसिस पे नहीं होगा, उसको आप 2001 के सेंसस के बेसिस पर कीजिए। और साथ ही साथ ये भी बोला गया कि जो हमारी लोकसभा की टोटल सीट्स होंगी कि जो किसी एक स्टेट को दी गई है वो ऑल्टर नहीं होगी, टोटल सीट्स हमेशा ही सेम रहेंगी, बस जो हमारी अंदर की टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ पे अगर आपको सीट्स को एडजस्ट करना है तो वो आप कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससीज एंड एसटीज की। अगर हम बात करें रिजर्वेशन की तो चाहे हमारे संविधान ने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को अबेंडन किया है, बट वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, बोला गया है कि जो भी हमारे शेड्यूल कास्ट हैं या फिर शेड्यूल ट्राइब्स हैं लोकसभा में, उनके लिए रिजर्वेशन ऑफ सीट्स
रखनी पड़ेगी। किस बेसिस पे? उनकी पॉपुलेशन के बेसिस पे। ओरिजिनली इस रिजर्वेशन को 10 सालों के लिए ऑपरेशन में लाया गया था, बट हर 10 साल के बाद इसको एक्सटेंड किया जाता है 10 साल के लिए। ठीक है, अब क्या हुआ कि 95th अमेंडमेंट एक्ट 2009 जब आया तो उसने इस रिजर्वेशन को एक्सटेंड किया 2020 तक। और अगर एट प्रेजेंट की बात करें तो हमारा 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अकॉर्डिंगली इस रिजर्वेशन को 10 और सालों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। अब जो भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की जो भी सीट्स रिजर्व्ड होती हैं, इनके ऊपर इलेक्शन कैसे होंगे? इनके लिए कोई भी सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं है। नॉर्मल इलेक्शंस के प्रोसीजर की तरह ही इनका भी इलेक्शन किया जाएगा। जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने भी वोटर्स होंगे, वही वोटर्स इन लोगों को इलेक्ट करेंगे। अब चाहे तो शेड्यूल कास्ट के जो मेंबर्स हैं या फिर शेड्यूल ट्राइब्स के जो भी मेंबर हैं, वो क्या है, एक जनरल सीट से भी अपने अपने आप को कंटेस्ट करवा सकते हैं या फिर एक जनरल सीट से भी अपनी इलेक्शन लड़ सकते हैं। फिर हम बात करेंगे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नॉट अडॉप्टेड। अब हमारे संविधान में जो हमारी राज्यसभा का जो इलेक्शन मेथड है वो कैसा है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा वहाँ पे ये मेथड अडॉप्ट किया गया है, बट हमारी लोकसभा के लिए इस सिस्टम को प्रेफरेबल नहीं माना गया, वहाँ पे ये सिस्टम अडॉप्ट नहीं किया गया है। अब इसके कुछ रीज़न हैं, वो हम देखते हैं। सबसे पहले जो हमारी लोकसभा है वहाँ पे कौन सा मेथड अडॉप्ट किया है? वो है हमारा टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम। अब जो हमारी लोकसभा है वहाँ पे अडॉप्ट किया गया टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन। अब टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि हर एक मेंबर जो लेजिस्लेचर का है उसको एक जोग्राफिकल एरिया रिप्रेजेंट करता है। इट मीन्स हर एक जोग्राफिकल एरिया से हर एक मेंबर उस एरिया को रिप्रेजेंट करेगा और उसको हम नाम देते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी का। अब हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक ही रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जाएगा, चाहे वहाँ पे 5-6 रिप्रेजेंटेटिव खड़े हुए हैं इलेक्शन के लिए, जिसको भी एक पर्सन को मेजॉरिटी वोट मिलेगी वो क्या है, इलेक्ट माना जाएगा। और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम उसको क्या कहेंगे, सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी। इस सिस्टम में क्या है कि जो भी कैंडिडेट जिसको भी मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिलेंगे हम उसको इलेक्टेड मान लेंगे। अब इस सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम में क्या हो रहा है कि हम पूरे इलेक्टोरेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। इट मीन्स जो हमारे मिनॉरिटी या स्मॉल ग्रुप है उनको इस चीज़ में रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ पे क्या है, 100 वोटर्स हैं। अब उसमें से 40 वोट्स पड़े हमारे बीजेपी की पार्टी को, 35 वोट्स पड़े हमारी कांग्रेस को और 25 वोट्स पड़े हमारी बीएसपी को। तो अगर हम इसमें देखें जो 40 वोट्स वाला कैंडिडेट है जो बीजेपी से है वो अल्टीमेटली क्या है, जीत जाएगा, क्योंकि उसके पास क्या है, एक मेजॉरिटी है। ठीक है, बट जो 35 और 25 जो वोटर्स थे जिन्होंने उसको वोट नहीं डाला, इट मीन्स 60 लोग ऐसे थे जो ये चाहते थे कि वो कैंडिडेट ये इलेक्शन ना जीते, बट वो फिर भी जीत गया। इट मीन्स वो पूरे इलेक्टोरेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वो उन 60 लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है जो नहीं चाहते थे कि वो जीते। इट मीन्स जो इस केस में विनर है उसके पास कोई भी प्रॉपर मेजॉरिटी नहीं है, वो सिर्फ इसलिए जीता है कि जो मैक्सिमम लोग थे उन्होंने उसको वोट दिया। इट मीन्स 40 वोट्स। अब जो भी ये डिफेक्ट थे हमारे टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में, इसको रिमूव करने के लिए हमारा क्या आया, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का मेथड आया। इस सिस्टम में क्या था, जितने भी हमारे सेक्शन हैं उसको क्या है, एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दिया जाता था उनके नंबर के प्रोपोर्शन में। इट मीन्स अगर किसी सोसाइटी में छोटा सा स्मॉलेस्ट सेक्शन भी है उनकी पॉपुलेशन को भी एक जस्टिफाई रिप्रेजेंटेशन लेजिस्लेचर में मिल जाता था इस मेथड के सिस्टम में, जैसे कि हमारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है। अब इसके भी आके 2 काइंड्स है, पहला है हमारा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम और दूसरा है हमारा लिस्ट सिस्टम। अब जो हमारा फर्स्ट सिस्टम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का, जो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ये हम देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे, जब हम राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में कोई इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी इसी मेथड के द्वारा होता है। अब ये जो हमारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जो सिस्टम है वो हमारा क्या है, लोकसभा में अडॉप्ट नहीं किया गया। किन कारण की वजह से,
पहली चीज़ उन्होंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, वोटर्स जो हैं इसको समझ नहीं पाएंगे क्योंकि हमारी कंट्री में क्या है, लो लिटरेसी स्केल है, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट है और वोटर्स इसको समझ नहीं पाएंगे। दूसरी चीज़ ये कही गई कि ये जो सिस्टम है इंडिया जैसी कंट्री के लिए क्या है, अनसूटेबल है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है जो इलेक्शन के लिए खड़ी होती हैं, तो यहाँ पे गवर्नमेंट की कोई भी स्टेबिलिटी नहीं है, गवर्नमेंट इनस्टेबल है, तो इस केस में क्या है, ये अनसूटेबल मानी गई है। फिर कुछ और भी कारण दिए गए, जैसे कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है, इसमें जो वोटर्स और रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच का जो कांटेक्ट है वो ख़त्म हो जाता है। ये मेथड किस चीज़ को प्रमोट कर रहा है, माइनॉरिटी थिंकिंग को प्रमोट कर रहा है और किसी पर्टिकुलर ग्रुप के इंटरेस्ट को ये क्या है, सपोर्ट करता है। या फिर ये जो पार्टी सिस्टम हमारी कंट्री में है उस चीज़ को ये क्या है, बढ़ावा दे रहा है। तो ये सब कारण थे कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली है उसमें कुछ लोगों ने कहा कि हमारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम मेथड ठीक है लोकसभा के लिए, बट फिर भी हमारे संविधान में इसको अडॉप्ट नहीं किया, इन्हीं सब कारणों की वजह से। फिर हम डिस्कस करेंगे ड्यूरेशन ऑफ टू हाउसेस। सबसे पहले बात करेंगे राज्यसभा के ड्यूरेशन के बारे में। अब जो हमारी राज्यसभा है वो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूट कब हुई थी, 1952 में। इसका सबसे पहला चैम्बर आया था और ये एक परमानेंट बॉडी है जिसको हम डिसॉल्व नहीं कर सकते। हालांकि जो इसके 1/3 मेंबर है वो हर 2 साल बाद हम रिटायर कर सकते हैं। अब हर 2 साल बाद क्या होंगे, इसके 1/3 मेंबर रिटायर होंगे और तीसरे साल की बिगनिंग में ही क्या है, एक फ्रेश इलेक्शंस करवाए जाएंगे उनकी सीट्स को फिल करने के लिए। और क्या होगा, कुछ क्या है, प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन के द्वारा भी हम क्या है, इनकी सीट्स को फिल कर सकते हैं। अब जो भी मेंबर रिटायर हो गए हैं वो क्या है, री इलेक्शन के लिए दोबारा एलिजिबल है। इट मीन्स वो दोबारा री इलेक्ट होकर दोबारा से राज्यसभा के मेंबर बन सकते हैं, या फिर वो री नॉमिनेशन के द्वारा भी राज्यसभा के मेंबर बन सकते हैं। जितनी मर्जी टाइम्स, जितनी बारी उनको वहाँ का मेंबर बनना है उतनी बारी वो मेंबर बन सकते हैं, बट क्या है, उनको री इलेक्ट होके आना पड़ेगा या फिर री नॉमिनेट होके आना पड़ेगा। अब हमारे संविधान में हमारे जो राज्यसभा का टर्म ऑफ ऑफिस है उनके मेंबर्स के लिए कोई भी टाइम फिक्स नहीं किया गया है। ये जो भी मैटर है ये हमारे पार्लियामेंट के पास छोड़ा गया है कि आप डिसाइड कीजिए कि टर्म ऑफ ऑफिस किसी मेंबर का कितना होना चाहिए। इसी के चलते हमारी पार्लियामेंट ने एक एक्ट निकाला, वो क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, जिसमें ये बोला गया कि जो राज्यसभा का टर्म होगा वो कितना होगा, 6 ईयर्स का होगा। इट मीन्स कि जो एक मेंबर है राज्यसभा का उसका जो मैक्सिमम ईयर है टर्म ऑफ ऑफिस का वो कितने ईयर का है, 6 ईयर्स का है। बट साथ ही साथ ये भी बोला गया कि हर 3rd ईयर में क्या है, हर 2nd ईयर में क्या होगा, उसकी 1/3 मेंबर रिटायर कर दिए जाएंगे। अब जो मेंबर्स रिटायर हो गए ये तो उनके साथ इनजस्टिस हो गया कि वो हर दूसरे साल में ही वो रिटायर हो गए, जबकि उनका टोटल टर्म कितना था, 6 ईयर्स का था। तो इस एक्ट ने प्रेसिडेंट को ये पावर दी कि आप क्या कर सकते हो, किसी भी मेंबर को आप चूज करके, जब क्या होगा, फर्स्ट राज्यसभा का जब टर्म चलेगा उसमें आप मेंबर्स को चूज करके उनका टर्म ऑफ पीरियड कम कर सकते हो। अब जब भी राज्यसभा का पहला बैच होगा, फर्स्ट बैच होगा, उसमें लॉटरी के मेथड से ये डिसाइड होगा कि किस किस मेंबर को हम रिटायर कर रहे हैं। साथ ही साथ इस एक्ट ने प्रेसिडेंट को और पावर दी कि आप अगर उस मेंबर की रिटायरमेंट के अकॉर्डिंगली कोई ऑर्डर निकालना चाहते हो या फिर वो कैसे प्रोविजन निकालना चाहते हो कि रिटायरमेंट कैसे होगी, उसकी अथॉरिटी, उसकी पावर भी किसको दे दी गई, प्रेसिडेंट को दे दी गई। फिर हम बात करेंगे लोकसभा के ड्यूरेशन के बारे में। अब राज्यसभा की तरह हमारा लोकसभा क्या है, कॉन्टिन्यूइंग चैम्बर नहीं है। राज्यसभा हमारी परमानेंट चैम्बर थी बट लोकसभा नहीं है। लोकसभा का जो नॉर्मल टर्म है वो हमारा 5 ईयर्स का है। अब जब भी जनरल इलेक्शंस कंडक्ट होंगे उसके बाद जो पहली मीटिंग होगी उस डेट से हम 5 ईयर्स तक क्या है, उसका एक नॉर्मल टर्म मान लेंगे और उसके बाद हमारी लोकसभा ऑटोमेटिकली क्या, डिसॉल्व हो जाएगी। हालांकि हमारे प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो लोकसभा को किसी भी टाइम पे डिसॉल्व
कर सकते हैं। अगर उसका 5 साल का जो टर्म है वो कंप्लीट नहीं भी हुआ, तब भी प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, और इस चीज़ को हम किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं कर सकते। अब वो कौन से केस हैं जहाँ पे प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसमिस कर सकते हैं? अगर कोई पार्टी जो लोकसभा में मेजॉरिटी में थी, उनकी सरकार गिर जाती है, अब उनकी मेजॉरिटी नहीं रही, तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो लोकसभा को डिसमिस कर सकता है। फिर बोला गया कि जो भी हमारी लोकसभा का टर्म है, हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं नेशनल इमरजेंसी के दौरान। ठीक है, अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो 1 साल के लिए उसको क्या कर सकती है, एक्सटेंड कर सकती है। अब पार्लियामेंट चाहे तो वो किसी भी टाइम पे लोकसभा को एक पर्टिकुलर टाइम पे 1 साल के लिए एक्सटेंड कर सकती है। बट जो ये एक्सटेंशन है, ये 6th मंथ से ज़्यादा हम कंटिन्यू नहीं कर सकते। किस केस में? जहाँ पे जो हमारी इमरजेंसी है, अगर वो ख़त्म हो जाती है, तो हम मैक्सिमम उस इमरजेंसी के ख़त्म होने के बाद 6 महीने तक ही इस चीज़ को एक्सटेंड रख पाएंगे। उसके बाद हमें क्या है, ये ख़त्म करना पड़ेगा, ये जो एक्सटेंशन है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट की, उनकी क्या क्वालिफिकेशंस है एक राज्यसभा के मेंबर होने के नाते या फिर एक लोकसभा के मेंबर होने के नाते। पहली कंडीशन क्या है कि वो कैंडिडेट क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरा, वो क्या करेगा, ओथ एंड अफर्मेशन को टेकन करेगा, इसको सब्सक्राइब करेगा, जो कि हमारे इलेक्शन कमीशन ऑथोराइज करेंगे। अब ये ओथ और अफर्मेशन वो क्या शपथ ले रहा है, वो कह रहा है टू बियर ट्रू फेथ एंड अलायंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और टू अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। फिर बोला गया कि राज्यसभा के केस में उस कैंडिडेट की क्या है, एज 30 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए, और लोकसभा के केस में उस पर्सन की एज 25 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए। कि मिनिमम एज अगर आपको राज्यसभा का इलेक्शन लड़ना है तो उसकी एज होगी 30 ईयर्स, और अगर आपको लोकसभा का कोई इलेक्शन लड़ना है तो उसकी एज होगी मिनिमम 25 ईयर्स। फिर बोला गया कि उसके पास वो सारी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए जो कि हमारी पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। अब इसके चलते पार्लियामेंट ने एक्ट निकाला, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। उसमें कुछ और एडिशनल क्वालिफिकेशंस दी गई एक राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए या फिर एक लोकसभा के मेंबर बनने के लिए। अब पहली क्वालिफिकेशन क्या थी, ही मस्ट बी रजिस्टर्ड एज एन इलेक्टर फॉर अ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसमें बोला गया कि अगर किसी कैंडिडेट को पार्लियामेंट का मेंबर बनना है तो उसे किसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का इलेक्टर होना भी ज़रूरी है। इट मीन्स उसे वहाँ वोट डालने की परमिशन होनी चाहिए, वो वहाँ का वोटर होना चाहिए। अब ये जो कंडीशन है वो दोनों ही केसेस में सेम है, राज्यसभा के केस में भी और लोकसभा के केस में भी। बट रिक्वायरमेंट क्या है राज्यसभा के केस में? राज्यसभा के केस में वो बोलता है कि अगर एक कैंडिडेट कंटेक्स्ट इलेक्ट करना चाहता है, मतलब अपना इलेक्शन लड़ना चाहता है राज्यसभा के थ्रू, तो उसको क्या होना पड़ेगा, उसी स्टेट में वहाँ का इलेक्टर भी होना पड़ेगा। अगर वो किसी स्टेट से राज्यसभा के मेंबरशिप के लिए खड़ा हो रहा है तो उसी पर्टिकुलर स्टेट में उसको वहाँ का वोटर भी होना चाहिए, वहाँ का इलेक्टर भी होना चाहिए। बट इस कंडीशन को 2003 में ख़त्म कर दिया। इट मीन्स कि अगर आप अब किसी भी स्टेट में इलेक्टर हो तो आप किसी भी दूसरी स्टेट से राज्यसभा की मेंबरशिप के लिए खड़े हो सकते हो। फिर 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी माना। इट मीन्स जो इन्होंने चेंज किया था कि आप अगर किसी भी स्टेट में इलेक्टर हो, वोटर हो, तो आप किसी दूसरी स्टेट से क्या है राज्यसभा के मेंबरशिप के लिए अपने आप को इलेक्ट करवा सकते हो या फिर उनके लिए कंटेस्ट कर सकते हो। इस चीज़ को 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने वैलिडिटी दे दी। दूसरी चीज़ क्या बोली गई, ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ ए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब इन एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी इफ ही वांट्स टू कंटेस्ट अ सीट रिजर्व्ड फॉर देम। However, a member of scheduled caste or scheduled tribe can also contest a seat not reserved for them. इसमें बोला गया कि अगर एक पर्सन क्या है, शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब का मेंबर है कि हमारी कंट्री की किसी भी स्टेट में या फिर किसी भी यूनियन टेरिटरी में, तो वो किस चीज़ के लिए एलिजिबल है कि वो एक रिजर्व्ड कैटेगरी की सीट से अपने इलेक्शन को कंटेस्ट कर सकता है।
ठीक है। साथ ही साथ ये भी बोला गया कि कोई शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का मेंबर है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो उसी रिजर्वेशन वाली सीट से ही अपने आप को कंटेस्ट करवाए, वो चाहे तो एक जनरल सीट के थ्रू भी अपने आप को कंटेस्ट करवा सकता है। तो ये थे हमारे पार्लियामेंट के मेंबर्स की कुछ क्वालिफिकेशंस। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे उनकी डिसक्वालिफिकेशन के बारे में, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट के बारे में, पार्लियामेंट के लीडर्स, उनकी सेशन के बारे में। Till then, stay connected with Study Master. Thank you.